हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसका आज फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या होने वाला है ना, हमारा फिजिक्स थोड़ा सा एक टर्न मारने वाला है। अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े बेसिकली वो सब मैकेनिक्स थे, न्यूटन मैकेनिक्स। अब यहाँ से थोड़ा वेव्स की तरफ हमारा डाइवर्जन होने वाला है। अब ये जो वेव्स है वो हमको वेव ऑप्टिक्स हो या फिर क्वांटम फिजिक्स, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, वहाँ पे हमारा यहाँ से हम वहाँ उस तरफ डाइवर्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम अब वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेव जब पढ़ेंगे तो ये फिजिक्स का एक अलग ही ब्रांच हो जाता है। तो थोड़ा सा हमारा अभी ब्रांच चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये मुझे आपको बताना था। ठीक है, आ जाते हैं इस चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हम वेव्स समझेंगे। वेव समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसके बाद उसका कहाँ का एप्लीकेशंस है वो हम देखेंगे। ठीक है ना? ओके। अब वेव्स सिखाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल, अगर हम बात करें वेव्स का क्या एग्जाम्पल हम जानते हैं, तो कोई भी बोलेगा कि भाई वाटर वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, साउंड वेव्स है, सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक होता है तो अंडरग्राउंड सिस्मिक वेव्स होता है। ऐसे तरह तरह के एग्जाम्पल लोग देंगे हम लोग को जब भी हम वेव्स की बात करते हैं। अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स है वेव्स के, सब सेम टाइप के नहीं है। वेव्स में भी अलग अलग टाइप्स है। बेसिकली देखा जाए तो वेव्स 3 टाइप के माने जाते हैं। पहला जो टाइप है ना, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरा जो टाइप है ना, उसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स। और तीसरा टाइप है ना, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। तो वेव्स बेसिकली 3 तरीके के माने गए हैं: मैकेनिकल वेव्स, ईएम वेव्स एंड मैटर वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होता है? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होता है जिसको मूव, अभी यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताने वाला हूं जो यूज होने वाला है वेव्स में, और वो वर्ड है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब है मूव करना। जब भी वेव मूव करता है तो हम वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में प्रोपोगेट। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स माना जाता है जो प्रोपोगेट होने के लिए, जिसको प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम के ये वेव्स 1 इंच 1 मिलीमीटर नहीं मूव कर सकते। 1 मिलीमीटर उनको मीडियम, वो भी इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम में। अगर मीडियम में इलास्टिसिटी नहीं है तो ये वेव मूव नहीं करते। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स मूव करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत है। बिना मीडियम के मेरा जो साउंड निकल रहा है, वो वेव जो ले जा रहा है, वेव जो एयर ले जा रहा है, तो बिना एयर के वो साउंड आपके तक पहुंच नहीं सकता। मीडियम की बहुत ज़रूरत है। तो मैकेनिकल वेव वो वेव का कहा जाता है जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, साउंड वेव्स हो या फिर वाटर वेव्स हो सकता है, इनको ज़रूरत है मीडियम की। बिना मीडियम के ये प्रोपोगेट नहीं हो सकते। अगर मैं दूसरे वेव की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास ध्यान में सबसे पहले यह आएगा लाइट वेव्स, है ना। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस पे आपने 11 में पढ़ा भी है चैप्टर। दूसरा है अपना हीट रेडिएशन है, एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है। ऐसा बहुत सारे रेज हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आते हैं। अब इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत यह है कि इनको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। मीडियम होगा तो चलेगा, मीडियम नहीं होगा तो भी इनको चलेगा, क्योंकि इनकी खासियत है कि इनका खुद का होता है एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होता है जो प्रोपोगेट होता है, और उस फील्ड वेक्टर्स को मीडियम की जरूरत नहीं है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग फीचर है मैकेनिकल साउंड का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट हीट का। नेचर ने कितना सोच समझ के फीचर दिया है। अब ये सोचिए, स्पेस में कितने सारे एक्सप्लोजन होते होंगे, बर्स्टिंग होता है, कोलिजन होता है बड़े बड़े बॉडीज का। क्या हमको आवाज आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, वहाँ पे एयर मीडियम कुछ नहीं है, इसलिए साउंड यहाँ तक पहुँच नहीं पाता।
क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव होने की वजह से वो मीडियम है नहीं बीच में, तो साउंड हमारे तक पहुंच नहीं पाता, तो हम बच जाते हैं वो सब आवाज सुनने से। नहीं तो आप इमेजिन करिए कितना आवाज होता होगा ऊपर। और उसी के दूसरी जगह पे सन से हमको हीट और लाइट जो हमारी जरूरत है वो पहुंच पाती है, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव्स नहीं, वो ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, तो आराम से हमारे पास पहुंच जाता है और हमको इसका बेनिफिट हो जाता है। तो यूनिवर्स या नेचर ने कितना बैलेंस करके चीजों को रखा है हमारे फायदे के लिए। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल वेव, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरा जो है मैटर वेव्स है, ये बड़ा नया चीज है, नया मतलब अभी का नहीं है, 100 साल पुराना है, लेकिन माना तो नया ही जाएगा, इतना बड़ा हमारा इतिहास है साइंस का, उसमें 100 साल पुरानी चीज को हम नया ही कहेंगे। और ये आपके क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स में आता है, और ये हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा इसका है एक्सप्लेनेशन आगे वाले चैप्टर में। इसका कहना मैटर वेव्स का मतलब ये है कि कोई भी मैटर या बॉडी अगर मोशन में है तो उसके साथ है ना वेव एसोसिएट हो जाता है। कोई बॉडी या मैटर अगर मोशन में है, मोशन में होना जरूरी है, तो उसके साथ वेव एसोसिएट हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो सिर्फ मेंशन है इस चैप्टर में। तो बेसिकली मैंने आपको बोला ना 3 तरह के वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। अब हम लोग इस चैप्टर में हमारा ज्यादा ध्यान या मोस्टली या हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में मैकेनिकल पे ही स्ट्रेस कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं कि भाई हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स। अब देखिए ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, मैं जब वहां पहुंचूंगा तब मैं रीड करूंगा, मगर मैं लिख के रखा है क्योंकि डेफिनेशन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक का होना चाहिए, इसमें लिख दिया है। अभी वो जहां पहुंचेंगे तब हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। अब हाँ, जैसे मैंने कहा ये चैप्टर पे हम लोग मैकेनिकल वेव्स पे ही डिस्कशन करेंगे। मैकेनिकल वेव मतलब वो वेव जिसको मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम के ये वेव प्रोपोगेट नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता। अब जब वेव की बात हुई मैकेनिकल की, तो अगर कोई एग्जाम्पल देना है, कोई भी टीचर नॉर्मली कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि भाई समझो एक पॉन्ड है, एक पत्थर है, उसको ये छोड़ दिया, तो पत्थर जब पॉन्ड पे गिरता है तो उसमें रिपल्स क्रिएट होता है। रिपल्स मतलब ऐसा सर्कुलर रिपल्स क्रिएट होता है ना, पॉन्ड में ऐसे सर्कुलर रिपल्स क्रिएट होते हैं वेव फॉर्म में, और जो बाहर की तरफ जाते हुए दिखते हैं हम लोग को दिखते हैं कि वेव जो है वो चारों तरफ बाहर की तरफ जा रहा है। एक नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है। साउंड वेव भी एक एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव्स का अगर बोलना है साउंड वेव भी एग्जांपल है कि नहीं। अब यहाँ पे जो वेव्स है ना, इसको बेसिकली हम वेव नहीं बोलते आपका किसमें, पॉन्ड में। क्यों? क्योंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, इसको लोग जनरली पल्स बोलते हैं, पल्स। इट इज कॉल्ड एज अ पल्स, क्योंकि बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। हाँ, वेव डेफिनेटली वेव बनता है, लेकिन ये बेसिकली पल्स कहा जाता है। मेन वेव वो होता है जो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करे। इट शुड ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस तक वेव ट्रैवल करना चाहिए विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट डैम्पिंग, ऐसा। तो ऐसे वेव को फिर हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। उसको हम या तो बोलेंगे, मतलब ये मैकेनिकल के अंडर ही आता है, इसको हम बोलेंगे ट्रैवलिंग या फिर प्रोग्रेसिव वेव। तो वो वेव जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, विदाउट ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी डैम्पिंग, कंटिन्यूअसली, उसको हम ट्रैवलिंग वेव बोलेंगे या प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। ठीक है, तो आपका साउंड वेव इज अ ट्रैवलिंग वेव, आपका सिस्मिक वेव इज अ ट्रैवलिंग वेव, आपका टाइडल वेव इज, मतलब काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए, नॉट इसका तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करते, इसको हम लोग पल्स ही बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं वेव की। अब समय आ गया कि हम लोग थोड़ा डिटेल में वेव की बात करें। अब सबसे पहले अगर कोई वेव का क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या समझ में आता है वेव एक नॉर्मल इंसान से, एक तो नॉर्मल इंसान को अगर हम एग्जांपल दिखाएंगे पॉन्ड का, कि आपने पत्थर फेंका और पॉन्ड में रिपल्स क्रिएट हुए, तो आपको वो जो दिख रहा है बनता हुआ वेव वो है क्या, बेसिकली क्या है अगर हम पूछें, तो एक नॉर्मल इंसान, आप हम कोई भी जिसको नॉलेज नहीं है, शायद हमको इस समय भी रहा नॉलेज ना हो वेव का, हम लोग यही बोलेंगे कि जो पानी है ना, पानी वो बाहर की तरफ ऐसा जा रहा है, बाहर की तरफ पानी मूव कर रहा है। ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन, कोई मतलब देख के तो ऐसे दिखेगा ना कि पानी मूव कर रहा है ऐसा बाहर की तरफ।
तो उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक ही काम करने का, पत्ता लेने का, पेड़ में से पत्ता काट निकालने का और उस रिपल पे रख देने का, वो जो रिपल्स बने ना उसके ऊपर रख देने का। आप कहते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान बोल रहा है कि पानी जा रहा है बाहर की तरफ, मूव हो रहा है बाहर की तरफ। अगर पानी बाहर की तरफ मूव हो रहा है, जब मैंने उस पर पत्ता रखा तो पत्ता भी जाना चाहिए बाहर की तरफ, जो कि नहीं होता है। पत्ता बाहर की तरफ नहीं जाता है, पत्ता तो जहां आपने रखा वहीं रहता है। इनफैक्ट पत्ता सिर्फ ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट करता है, मगर आगे नहीं जाता। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो मेरा समझ है कि जो वेव है तो उसमें पानी जो है आगे की तरफ मूव हो रहा है, वो गलत है। ये गलत है कहना कि वेव का मतलब है कि मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो मूव हो रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो रॉन्ग है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वेव के डायरेक्शन मूव नहीं करते। ये गलत समझ है वेव के बारे में। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि वो जो चलता हुआ दिखता है वो है क्या फिर? जो हम लोग ऐसे दिख रहे जाते हुए वेव फॉर्म में, कौन जा रहा है? अगर हम बोलते हैं कि पार्टिकल नहीं जा रहा है मीडियम का, तो कौन है जो जा रहा है इस फॉर्म में? तो वही समझना है। आपने शायद इसको पढ़ा भी है, आपको 11th में साउंड चैप्टर में था लास्ट ईयर, याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो आपको समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बेस है आपका। नेक्स्ट चैप्टर भी आपको वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आपको जाता हुआ वेव बनता हुआ दिखता है वो है क्या, है कि नहीं? अब देखिए इसमें आपको हेल्प होगा ना इसका, आपने लास्ट चैप्टर ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशंस के बाद ही ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें ऑसिलेशन का नॉलेज थोड़ा काफ़ी कुछ यूज होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? उसको मैं रिलेट करता रहूँगा जब भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं पॉइंट का एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं कि सपोज अब बेसिकली वेव कब बनना शुरू कब होता है? वेव बनना जब कोई डिस्टर्बेंस हो किसी मीडियम में। जब डिस्टर्बेंस, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे मुंह में से जो आवाज जो एनर्जी निकलती है वो सामने वाले एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है। तो जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है उसी समय वेव का बनना शुरू होता है। डिस्टर्बेंस, याद है, द वर्ड इज डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस हुआ, अब देखिए ये है एक मेरा लाइन, रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। डिस्टर्बेंस शुरू हुआ तो क्या होता है कि वो जो पार्टिकल जिसको आपने डिस्टर्ब किया है पत्थर डाल के, मैं बोल रहा हूँ जो भी, अब वो पार्टिकल उसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत मोशन था, वाइब्रेशन हो रहा होगा, लेकिन मेरे डिस्टर्बेंस से उसको थोड़ी एनर्जी मिलती है। अब जब वो एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वो है ना वाइब्रेट करने लगता है। जैसे यहाँ पार्टिकल है, ऊपर जाएगा, इधर आएगा, नीचे जाएगा, मतलब स्टार्ट्स वाइब्रेट, ऑसिलेट करने लगता है। अब देखिए मैंने वर्ड ऑसिलेट बोला, मतलब लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है ये, है ना? तो ये ऑसिलेट कर मतलब ये ऊपर जा रहा है। अब ये सिर्फ ऊपर जाता नहीं है, ये क्या करता है, अपना एनर्जी अपने बाजू वाले को भी देता है, खुद नहीं रखता, सब ट्रांसफर करता है। अब जब ट्रांसफर करता है तो उसके पीछे दूसरा पार्टिकल आ जाता है वाइब्रेट करते हुए, ये अपने बाजू वाले को देता है, वो आ जाता है वाइब्रेट करते हुए। इस तरीके से हर एक पार्टिकल अपने नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है और सब एक के पीछे लग जाते हैं वाइब्रेशन में, सब वाइब्रेशन में एक के पीछे लग जाते हैं इस तरीके से। अब ये क्या बता रहा है ये चीज कि पहला पार्टिकल एकदम ऊपर तक चला गया, दूसरा उसके जस्ट पीछे, तीसरा जस्ट पीछे, पीछे 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 पीछे, और ये वाला जस्ट स्टार्ट हुआ। ये पहला स्टेज है, पहला स्टेज। मैं आपको इस स्टेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो ऊपर गया ना पार्टिकल P, ये इधर आ गया, सपोज नीचे, ऊपर जाके नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आ गया तो पीछे वाला उसके पीछे होगा, इधर होगा, उसके पीछे वाला और पीछे होगा, और पीछे होगा, ये और पीछे होगा, ये सब एक दूसरे के पीछे होंगे, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये जो सबसे नीचे आता ऊपर चला गया और सबसे ऊपर नीचे आ गया। अब मैं आपको थर्ड स्टेज दिखाता हूँ, अब आपको वेव बनता हुआ दिखेगा। अब ये जो पार्टिकल इधर है वो नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर चला गया, मेन पोजीशन नीचे जाएगा। अब ये पार्टिकल नीचे गया, उसके पीछे वाला उसके पीछे आ गया,
इसके पीछे वाला उसके पीछे आ गया, इस तरीके से ये पीछे आ रहा है कि नहीं। अब ये जो ऊपर गया था वो नीचे आएगा, तो वो इधर आ गया आपका, उसके पीछे उसके पीछे, इस तरीके से नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है। अब इसके पीछे जो पार्टिकल होगा वो इधर आ रहा होगा। अब देखते क्या होगा, ऐसा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। अब ये जो दो पार्टिकल के बीच में गैप है वो बहुत कम गैप है, और हमारी आंख का परसेप्शन क्या होता है कि हम वो गैप देख नहीं पाते। जैसे पंखा आपके घर में चल रहा है, 3 ब्लेड है, लेकिन जब चलता है तो आपको 3 ब्लेड नहीं दिखता, आपको तो लगता है कुछ एक ब्लेड घूम रहा है। तो आपको ये पार्टिकल के बीच में जो वाइब्रेशन में गैप है ना, उन लोग के बीच में तो गैप है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस भी है। फेज समझते हैं ना आपने, ऑसिलेशन मैंने सिखा आपको, फेज डिफरेंस भी है। अब उस फेज डिफरेंस को जब हम लोग देखते हैं ना, तो हमको लगता है कुछ कंटिन्यूअस चीज है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे ना, ज्वाइन, देखिए ऐसा बनेगा, बन गया ना कर्व, बन गया आपका कर्व, आपका वेव बन गया भाई, ये वेव बन गया। तो ये जो ज्वाइन हुआ ना ये पार्ट, ये वेव है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्चुअली जो पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहा है, उसका जब ज्वाइन हो जाता है ना वो चीज, तो हमको एक वेव फॉर्म में बनता हुआ दिखता है। पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये जो पार्टिकल का पोजीशन आपको दिख रहा है अलग अलग, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई एनर्जी ट्रांसफर हुई, वो बात आप बोल सकते हैं। वेव जो बन रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर। लेकिन जो वेव का आपको शेप दिख रहा है बनता हुआ, वो किस वजह से दिख रहा है, वो पार्टिकल की पोजीशंस हैं। जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना, उनके पोजीशंस हैं। अगर आपको मैं आगे का दिखाना चाहूँ तो यहाँ भी आपको वेव बनता हुआ दिखेगा, ऐसा बनता हुआ वेव दिखेगा। और होगा क्या कि यहाँ भी ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो वाइब्रेट, जिनका अलग अलग पोजीशंस होगा, जिनका ऐसे पोजीशंस होंगे, वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे, और ये इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको एक वेव बनता हुआ दिखता है। और ये वाइब्रेशन सब पूरा लेंथ वाइज वाइब्रेट हो रहा है, पूरा मतलब इसके अलावा आप जाते रहेंगे, सब पार्टिकल सबको एनर्जी मिलती रहेगी, वाइब्रेट करते रहेंगे, तो वेव भी बनता रहेगा। तो जब वेव बनता रहेगा तो हमको दिखेगा कि वो मूव हो रहा है, तो पार्टिकल मूव नहीं हो रहा। वो जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, वो एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते जा रहे पार्टिकल, तो ऐसा वेव बनता जा रहा है। तो हमको लगता है कोई चीज मूव हो रही है। मूव कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, लोग ये भी बोलते हैं कि मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है। हो सकता है मोमेंटम भी, होता भी है मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी है ना, आपने जब एनर्जी दिया उसको वेलोसिटी मिलती है वाइब्रेट करने के लिए, एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो मिलती है उसी से तो मोमेंटम बनता है। तो हम बोलते हैं, हम एनर्जी के साथ मोमेंटम भी बोल सकते हैं कि एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रहा है, साथ में मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो सबसे पहले तो एकदम क्लैरिटी हुई इस बात की कि जो वेव फॉर्मेशन आपको दिखता है वो सिर्फ पार्टिकल के अलग अलग जगह के पोजीशंस है, उसी हर पार्टिकल का पोजीशंस है। अब हर पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन, लेकिन हर पार्टिकल अपना पूरा ऊपर जाए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये पी ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन उसके ये वाला जो है वो भी ऊपर जाएगा। हर पार्टिकल ऊपर तक जाएगा, टॉप पोजीशन तक। हर पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा, फिर हर पार्टिकल नीचे जाएगा, हर पार्टिकल, लेकिन वो एक के बाद एक जाएगा, सब एक साथ नहीं जाएंगे। बात ऐसी है, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज होती रहेगी, पार्टिकल के वाइब्रेशन, और आपको एक वेव बनता हुआ दिखेगा। तो अब मैंने सबसे पहले आपको मैंने समझाया कि वेव कैसा बनता है और क्यों दिखता है। वेव जो हमको दिखता है वो हमको कैसे बनता है और हमको ऐसा क्यों दिखता है। जो हमको दिखता है वो परसेप्शन है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला पंखा जब घूमता है तो आपको लगता है एक ब्लेड है, लेकिन एक ब्लेड है क्या, नहीं, 3 ब्लेड है ना। वैसे ही ये आपको दिखता है, ऐसा होता नहीं है। हर एक के बीच में गैप है, लेकिन वो आपको गैप नहीं दिखता है, आपको कंटिन्यूअस दिखता है वो चीज। तो कंटिन्यू जो दिखता है वो आपको एक कर्व फॉर्म में दिखता है, वेव फॉर्म में दिखता है, तो आप बोलते हैं कि वेव बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि वेव कैसे बनता है। एनर्जी ट्रांसफर होता है, पार्टिकल एक के पीछे वाइब्रेट होते हैं, और इस तरीके से एनर्जी आपका वेव बनता है। अब ये समझने के बाद मैं आपको कुछ टर्म समझाऊंगा जो वेव के रिलेटेड है, जो आपने किया 11 में। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने 11 में किया हुआ है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक तरह का रिवीजन भी हो जाता है उसके बाद में।
तो देखिए आपको ये समझना है कि ये इसी तरह का वेव है, कुछ अलग नहीं मैं बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसको अलग से समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो जो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अब देखिए मैं चाहूंगा, वैसे तो टेक्सचुअल ने ऐसा नहीं किया, अब देखिए मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको से ऑसिलेशन जो आपने पेंडुलम का पढ़ा है ना, पेंडुलम समझना आसान है, मैं जस्ट उसको ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा उससे इजी हो जाएगा। देखिए मीन पोजीशन है, तो ये जो मीन पोजीशन है वो लाइन इधर मीन पोजीशन। एक और चीज मैं चाहता हूँ कि इसके साथ बताऊं कि हम लोग सिर्फ एक फर्स्ट पार्टिकल, देखो पार्टिकल तो हर जगह पे, मैं एक ही पार्टिकल यहाँ स्टार्टिंग वाला ले रहा हूँ, ये पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, ये क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सपोज ए तक गया, ओ से ए, फिर ओ पे आएगा, ये नीचे आएगा इस जगह पे, सपोज बी, और बी से वापस जाएगा, ये चीज यहाँ भी होगी, ओ से ए से ओ से डी, ये और ये में ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी ऑसिलेट हो रहा है, ये पार्टिकल, और हर पार्टिकल, मैं तो सिर्फ एक बता रहा हूँ, ऐसे हर सब पार्टिकल, जितने पार्टिकल सब वाइब्रेट हो रहे हैं, हमने तो एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। अभी हर पार्टिकल मीन पोजीशन से मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सेम होगा। मीन पोजीशन जितना ऊपर या जितना नीचे, आगे इधर पेंडुलम पे, पेंडुलम की मीन पोजीशन जितना राइट में, इसको एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, राइट या लेफ्ट, इधर भी एक्सट्रीमिटी, टॉप एक्सट्रीमिटी, बॉटम, क्या नाम था इधर ये डिस्टेंस को पेंडुलम में, एम्पलीट्यूड, यहाँ भी वही चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कैपिटल, ये भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, दिस इज एम्पलीट्यूड। दूसरा, अब दूसरा चीज जो है वेव में है, जो वहां पे नहीं होगा, वो यहाँ पे, वो क्या है, अब ध्यान से देखिए क्या है कि अगर आप इधर वाला जो पार्टिकल है, इधर वाला जो पार्टिकल है, वो सेम स्टेट, सेम स्टेट का मतलब क्या, सेम स्टेट का मतलब ये वाला पार्टिकल जो होगा, जो यहाँ पहुंचा, वो अभी वो नीचे जाने वाला है, उसका नेक्स्ट लेवल नीचे का है, ये वाला पार्टिकल का भी नेक्स्ट लेवल नीचे का है, टॉप पे पहुंच गए और नीचे, दोनों ऊपर भी है, टॉप पे और नीचे जाने वाले हैं, तो इनको बोलते हैं सेम स्टेट। जैसे दूसरा एग्जांपल लूं, अब आप ये एग्जांपल ले लीजिए, ये दोनों का, ये बॉटम पे, ये बॉटम पे, अब ये नेक्स्ट इसका स्टेट ऊपर की तरफ है, इसका भी नेक्स्ट ऊपर की तरफ है, तो सेम स्टेट माना जाएगा। आप यहाँ पे ले लीजिए, ये लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ इधर P, इधर Q, ये P इधर मीन पोजीशन पे, Q का मीन पोजीशन पे, नेक्स्ट स्टेट इसका नीचे जाने वाला है, इसका नीचे जाने वाला है, सेम स्टेट। आप इसको P और Q को इसको सेम स्टेट नहीं बोल सकते, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि P से पार्टिकल नीचे वाइब्रेशन है, जबकि Q से पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर जाने वाला है, सेम स्टेट में नहीं है, सेम स्टेट में ये तो सबसे पहले का मतलब समझिए, सेम स्टेट का मतलब क्या होता है। सेम स्टेट का मतलब है पार्टिकल का पोजीशन सेम है वेव में पोजीशन, और सेम सेट वो वाइब्रेट करने वाला है, सेम सेट ऑफ मोशन वाइब्रेट करने वाला है साथ में, उसको हम सेम स्टेट बोलेंगे। तो मैं ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेम स्टेट होता है ना पार्टिकल का, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, इट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ, डिनोटेड बाय लैम्बडा, उसका डिनोशन है लैम्बडा। तो लैम्बडा इज द वेव लेंथ, it is the length between two consecutive position of particles in the same state। दो consecutive particles जो same state में होते हैं वाइब्रेशन वेव में, उनके बीच का जो लेंथ होता है that is called as wave length। इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना इसमें, कि जब ये पहला वाला पार्टिकल अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है ना, मतलब O से A से O से B से O, तो ये जो वेव स्टार्ट हुआ है ना, वो पूरा एक वेव कंप्लीट करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पार्टिकल ने पूरा वाइब्रेट किया वर्टिकली, और पूरा वेव की बन जाता है एक कंप्लीट वेव, जिसको यहाँ से भी यहाँ तक आप वेवलेंथ बोल सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज वेवलेंथ लैम्बडा। मतलब पार्टिकल का एक वाइब्रेशन और वेव एक बनता है, इसका लेंथ है वेवलेंथ लैम्बडा। पार्टिकल का एक वाइब्रेशन, यहाँ भी एक वाइब्रेशन, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड t, तो वैसे ही एक वेवलेंथ का जो टाइम है दैट विल आल्सो बी टाइम पीरियड t, है कि नहीं, टाइम पीरियड t, एक वेव इज इक्वल टू वन वाइब्रेशन, सो द टाइम फॉर दैट will be taken as time period t, because time period t क्या है, time period t है the time required for one vibration, या टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव, या पार्टिकल को एक वाइब्रेशन में या पूरा एक वेव बनने के लिए हम उसको बोल सकते हैं इट इज अ टाइम पीरियड t।
Frequency is the reciprocal of time period 1 upon t. It is the number of vibrations per unit time. Given time में कितना वाइब्रेशन कर सकता है, that is frequency, and is the reciprocal of the time period. हम जानते ही हैं. Velocity of the wave, ये चीज है velocity. अभी देखिए velocity का फॉर्मूला क्या होता है, distance upon time. तो वेव में डिस्टेंस क्या है, लैम्बडा है, और एक लैम्बडा के लिए टाइम कितना है, कैपिटल टी है. तो ये फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन टी एन है. तो बहुत लोग फिर इसको ऐसे याद रखते हैं, हम लोग जनरली ऐसे याद रखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा. व्हाट इज एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव. ये वेलोसिटी वेव की है, ये वेलोसिटी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की नहीं है. वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी कोई आपसे पूछे तो ऑसिलेशन चैप्टर का फॉर्मूला बोलेगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. तो जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसकी ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी वेव की है. अगर पार्टिकल का कोई आपसे पूछेगा तो आपको फॉर्मूला ऑसिलेशन वाले चैप्टर से देखेगा. करेक्ट. सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स. ये कुछ टर्म्स थे मुझे जो आपको बताने थे. अब आपको समझ में आ गया. मैंने आपको वेवलेंथ समझाया, मैंने आपको टाइम पीरियड समझाया, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया, वेलोसिटी ऑफ वेव बताया. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताना जरूरी है क्योंकि उसका सम्स में यूज होता है, और वो है पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. अब पाथ डिफरेंस को जनरली लोग डेल्टा एक्स से लिखते हैं और फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से लिखते हैं. ठीक है. तो अब याद करिए वापस जो मैंने आपको फेज सिखाया था ऑसिलेशन में. यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, वापस आएगा तो पाई, इधर जाएगा तो 3 पाई बाय 2, वापस आएगा तो 2 पाई. याद आ रहा है. यहाँ भी होगा, ऊपर जाएगा तो पाई बाय 2, इधर आएगा तो पाई, नीचे आएगा तो 3 पाई बाय 2, ऊपर जाएगा तो 2 पाई. वही चीज वेव में 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई. है कि नहीं? सब एक दूसरे से लिंक्ड है. ठीक है. अब देखिए 0 से 2 पाई मतलब 2 पाई अगर फेज है तो लेंथ कितना है भाई, लैम्बडा. अगर फेज 2 पाई है तो लेंथ ऑफ द वेव विल बी लैम्बडा. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो अगर कोई दो अलग अलग पॉइंट, ये तो पूरे वेव की बात कर रहा हूं मैं, मगर कोई दो अलग अलग पॉइंट के बीच का मुझे लेंथ चाहिए या फेज डिफरेंस चाहिए, तो बड़ा सिंपल रिलेशन है. क्या रिलेशन है? अगर आपको पाथ डिफरेंस चाहिए डेल्टा एक्स तो आप लिखेंगे लैम्बडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई. मतलब पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई. या फिर फेज डिफरेंस आपको चाहिए तो 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स. फेज डिफरेंस होगा तो ऊपर फेज आएगा, नीचे वेवलेंथ आएगा. पाथ डिफरेंस चाहिए तो ऊपर वेवलेंथ आएगा, नीचे फेज. ऐसे याद रखिए. या फिर मैं दूसरा आपको बता, दूसरा क्या है, फेज डिफरेंस अपॉन पाथ डिफरेंस. ये मुझे लगता है शायद ज्यादा इजी हो. तो फेज के सामने फेज आएगा, पाथ के सामने लेंथ आएगा. ऐसे भी याद रख सकते हैं. डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस, दिस इज 2 पाई बाय लैम्बडा. फेज के सामने फेज, लेंथ के सामने लेंथ. ये याद इसलिए रखना क्योंकि इस पे सम्स है. टेक्स्ट में इसको मेंशन नहीं किया लेकिन सम पूछ लिया. ठीक है, मेंशन इसलिए नहीं किया, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको यहाँ से ये समझा दिया. ठीक है. ये सिंबल मैंने इंट्रोड्यूस किया, ऐसा कुछ है लेकिन जनरली यूज करते हैं लोग ये सिंबल डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द वेव जो मुझे आपको बताना था. कौन सा वेव हम लोग कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव. अभी इसको पढ़ने के बाद क्या हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं इस प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग? यस, हम लोग बोल सकते हैं. पता है क्या बोल सकते हैं? पहला हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है ना, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका. क्योंकि कर्व बना हुआ है, साइन वेव बन जाता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये. दूसरा, हर पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सबका सेम रहेगा.
किसी का कुछ अलग नहीं होगा। हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, भाई ट्रांसफर क्या हो रहा है? पार्टिकल नहीं ट्रांसफर है, क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, हर पार्टिकल मोशन में है, वाइब्रेट मतलब मोशन, लेकिन टेम्पररी। जैसे पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है, वेलोसिटी, लेकिन टेम्पररी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है बस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए कैसे मोमेंटरी हो जाता है, वैसे ही हर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, हर पार्टिकल, लेकिन जब वो एक्सट्रीम टॉप या बॉटम एक्सट्रीम पहुंचता है ना, तो उसको वापस आना है ना, तो उस समय के लिए मोमेंटरली वो रेस्ट में आ जाता है। पेंडुलम का याद करिए, मैक्सिमम स्पीड किधर थी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किधर था? मीन पोजीशन पे। वही इधर भी जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है। इससे रिलेट करने में बड़ा आसान हो जाता है समझ। तो ये चीज याद है, तो ये उठा के यहाँ बोल देते हैं अपने को अपने पॉइंट्स बन जाते हैं ना। अगर कोई पूछेगा गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स, ये सब है। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव भी दो तरह के होते हैं, अब इस पे बात करते हैं। हमारे जो प्रोग्रेसिव वेव्स है ना, वो दो तरह के हैं। एक है ट्रांसवर्स और एक है लॉन्जिट्यूडनल। आपने सुना है, ऐसा तो नहीं सुना है, चलो फिर भी। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव जो प्रोपोगेट कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें मतलब अगर पार्टिकल वर्टिकली वाइब्रेट कर रहा है तो वेव हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। मतलब वाइब्रेशन में और प्रोपोगेशन में 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर। पार्टिकल वाइब्रेट वर्टिकली कर रहा है, वेव प्रोपोगेट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ऐसे वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। एग्जांपल लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। सो व्हाट आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर पैरेलल। हु आर पैरेलल? जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव जो प्रोपोगेट हो रहा है वो परपेंडिकुलर नहीं होते, वो पैरेलल होते। एग्जांपल साउंड वेव। अब आपने लास्ट ईयर साउंड पढ़ा है। साउंड जब बनता है इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन। तो कैसा देखो, कॉम्प्रेशन मतलब सब पार्टिकल्स पास में आ गए, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, कॉम्प्रेशन सी। रेरिफैक्शन सब दूर चले गए, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेरिफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेरिफैक्शन। सो क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इज वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और वेव भी हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रहा है, वर्टिकली कुछ हो ही नहीं रहा है। सब एक ही, मैंने एग्जांपल हॉरिजॉन्टल का, कोई ऐसा बोल सकता है सर ऐसा, हाँ ऐसा भी जा सकता है, ऐसा वाइब्रेट होगा वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल मतलब जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। सो दैट इज पैरेलल। तो ऐसे को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। अब इधर कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन तो आप जानते हैं, इधर क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव में पता है ना क्या बोलते हैं, पता होगा आपको। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ सुना ही होगा। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं और लॉन्जिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन फॉर साउंड वेव्स। These are the types of progressive waves. तो मैं आपको इस समय वेव और उसमें भी प्रोग्रेसिव वेव की बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज बताना, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है, ये लोग है ना सॉलिड्स में तो प्रोपेगेट होते हैं, लेकिन फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स और गैसेस में ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट नहीं होते, सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ही प्रोपेगेट होते हैं इन फ्लूइड्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। एज अ क्वेश्चन लाइक MCQ होगा, ऐसा सिंपल 1 लाइन 1 मार्क का क्वेश्चन अगर होगा तो ये उनके बीच में फर्क भी है कि ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपेगेट इन ओनली इन सॉलिड्स व्हाइल लॉन्जिट्यूडनल इन सॉलिड्स एज वेल एज इन फ्लूइड्स, दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस। प्रोग्रेसिव वेव में एक लास्ट चीज जो मुझे बतानी है वो है
इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। ये भी 11th में हुआ है साउंड चैप्टर में, याद आएगा तो अच्छी बात है। क्या पढ़ने वाले अभी हम लोग? मैथमेटिकल, पढ़ना मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन देना, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। देखिए वर्ड प्रोग्रेसिव पे बड़ा ध्यान रखिएगा, क्यों मालूम है कि नेक्स्ट वीडियो में ये नाम नए बदल जाने वाला है, वर्ड आएगा स्टेशनरी वेव। उस समय हम लोग जब स्टेशनरी की बात करेंगे तो आप प्रोग्रेसिव ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्टिंग्विशिंग पढ़ना पड़ेगा उस समय, तो भूलिएगा मत प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो आगे जा रहा है, स्टेशनरी वेव भी है लेकिन आगे नहीं जा रहा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको एक हिंट दिया है कि इसको ध्यान भूलिएगा मत दिमाग से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका कंपैरिजन होने वाला है किसी और वेव से जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। ओके, मैं बात करता हूं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। आपके जो पार्टिकल वर्टिकली वाइब्रेट हो रहे हैं, सपोज y, सपोज मैं एक पार्टिकल यहाँ वाले लोग इधर वाले है ना, इसका वर्टिकल डिस्टेंस y है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ x होगा, x, एंड आफ्टर सम टाइम t स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम t तो लगा होगा, x, t, इन टर्म्स ऑफ x एंड t इसका फॉर्मूला क्या है? a क्या है? एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा t या kx माइनस ओमेगा t, टू बी मच प्रिसाइज kx माइनस ओमेगा t, ये मैं बेटर है। अब देखिए कोई याद आएगा देख के, ये इसलिए अपना वो है SHM का इक्वेशन जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है kx में, बता दो क्या है, लेकिन ये जो आपका पार्टिकल वर्टिकली वाइब्रेट कर रहा है उसका इक्वेशन SHM ही है, उसका एम्पलीट्यूड ये है a साइन, क्योंकि साइन वेव है, kx, आई जस्ट टेल यू व्हाट k क्या है ना, k इज 2 पाई बाय लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। ओमेगा का आपको मालूम है, बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 2 पाई n। k और ओमेगा बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है? ओमेगा इज इक्वल टू vk या v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k, v द वेलोसिटी, ये रिलेशन है ओमेगा v ऑफ k। सो दिस इज, आपको सिर्फ याद रखना है, इसका डेरिवेशन कुछ नहीं, याद ही रखना है। इसमें एक चीज है, माइनस साइन होना मतलब वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, और अगर प्लस साइन होना वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है। माइनस होगा प्रोपोगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, प्लस होगा वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। सो आपको मैंने बहुत डिटेल में वेव क्या होता है, उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैंने आपको पूरा समझाया है। अब समय आ गया है मैं आपको वेव के बाद अब बताऊं व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्योंकि वेव को काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। सो द टाइम हैज कम कि आई शुड टेल यू द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो देखिए आपके सामने मैंने बहुत बड़ा सा डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है, मगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। सुपर हाँ, लेकिन एग्जाम में पूछेंगे तो आपको तो पूरा डेफिनेशन ही लिखना पड़ता है पूरा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज 2 वेव है, हाँ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। सपोज एक वेव ऐसा आ रहा है ना, सामने से दूसरा वेव ऐसा आ रहा है। अब जब दोनों आएंगे तो कहीं पे आके दोनों इंटरफियर करेंगे। अब जब इंटरफियर करेंगे तो उसे इमेजिन करिए कि पहले वेव का क्रेस्ट है ना, और दूसरा वेव का भी क्रेस्ट आके सपोज मिल गया। पहले वेव का आया, दूसरे वेव का आया। अब दोनों का क्रेस्ट या दोनों का ट्रफ मतलब सेम फेज में अगर इंटरफेयर करते हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वो दोनों का ऐड करके होगा, वो इनफैक्ट बड़ा होगा।
ये तो जो दिख रहा है वो नहीं होगा, होगा एक्चुअली बड़ा, मतलब ऐड हो जाता है। हो जाने के बाद ये जो आ रहा था ना वो अपना चाहता है, वो अपना आगे बढ़ने लगता है और वो अपना आगे बढ़ जाता है। मतलब वो थोड़ी देर के जो इंटरफेयर करना करते हैं फिर वो अपने डायरेक्शन, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपना इंडिविजुअल जो उनको अपना एम्पलीट्यूड दिखाना है वो दिखाते हैं, उसमें जो ऐड होना ऐड हो जाता है, फिर वो अपने रास्ते पे निकल जाते हैं दोनों। और ये मैंने बोला सेम फेज में। सपोज आउट ऑफ फेज में, आउट ऑफ फेज कैसा करना है, ये ऐसा आ रहा है और दूसरा वेव ऐसा आ रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई। मालूम है ना, क्रेस्ट और ट्रफ में पाई का होगा। तो पाई का फेज डिफरेंस जब ये लोग इंटरेक्ट करेंगे ना, आएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये ऊपर से होगा और ये नीचे से होगा। तो ये सब एडिशन वेक्टोरियली होता है। तो ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट तो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। अभी मैं आपको वापस सिंपल भाषा में समझाता हूँ हिंदी में क्या मतलब। सुपरपोजिशन मतलब अगर दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स अगर इंटरफियर करते हैं किसी पॉइंट पे भी, तो उस जगह पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उन दोनों का वो वेक्टोरियली ऐड होता है। और वो लोग जब इंटरफेयर करते हैं तो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से करते हैं, ऐड हो जाता है वेक्टोरियली, और फिर वो लोग अपने उन लोग का इंडिपेंडेंट होता है, वो लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली ऐड हो जाता है एंड देन द वेव मूव्स फॉरवर्ड अगेन। अब मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। When two or more waves traveling through a medium pass through a common point, जैसे common point पे pass हुए, each wave produces its own displacement. Displacement मतलब amplitude या जो भी हो at that point independent of the presence of the other. उसको दूसरा कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट बनाएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम, दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। ये तो मैंने आपको स्पेशल केस बताया कि दोनों का क्रेस्ट हुआ, जरूर नहीं है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में भी कोई पॉइंट होगा, वो भी इंटरफेयर करेगा। उन दोनों का जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो ऐड हो जाता है और उसके हिसाब से होगा। ये तो मैंने आपको स्पेशल दिखाया, मतलब इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, और कई और बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरफेयर होते होंगे, और सब पॉइंट्स पे ना इससे कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा, जीरो से ज़्यादा होगा और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कम होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस होने वाला है, ऐसा नहीं किसी एक ही पॉइंट पे होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे सुपरपोजिशन होने वाला है। तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों का वेक्टोरियली एडिशन होगा। वेक्टोरियल मतलब डायरेक्शन लेके, सिंपल एडिशन नहीं होगा, वेक्टोरियली एडिशन ही माना जाएगा। तो ये आपका मतलब हो गया। अभी डेफिनेशन 2 मार्क का आता है, इतना बड़ा जो डेफिनेशन होगा तो याद है तो अच्छी बात है, तो आप लिख सकेंगे डेफिनेशन। सो ये इसका मतलब है, जो चैप्टर का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब इस प्रिंसिपल में अभी हमने बताया कि जब वो दोनों मिलते हैं किसी पॉइंट पे तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस तरीके से ऐड होता है वेक्टोरियली। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो मैथमेटिकली जब हम लोग समझेंगे तो आपको मैं आपको ऑसिलेशन की याद दिलाऊंगा। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव produced due to superposition of two waves। अब पता है ये किससे मिलता जुलता है, ये आपके ऑसिलेशन चैप्टर में वहां पे 2 SHM था, याद करिए, 2 SHM कंबाइन होते हैं, हमने उसको प्रूव किया था कि वो भी SHM है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, काफी कुछ मिलता जुलता ये एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकल। अब देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपर, मतलब 2 वेव अगर सुपर इम्पोज हो गए एक दूसरे के ऊपर तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये बताओ। अगर आपको ऑसिलेशन का डेरिवेशन याद है, वर्ड टू वर्ड नहीं, काफी सेम है। अब देखिए कैसे सेम है। हम लोग 2 डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एक y1 लेंगे, a1 साइन ओमेगा टी, और एक y2 लेंगे, a2 साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस जो है वो फाइव का है। ऑसिलेशन में क्या क्या था पता है? ऑसिलेशन में यहाँ पे फाइव वन लिया था, यहाँ पे फाइव टू लिया था, बस यही फर्क था। और यहाँ वाई नहीं था, यहाँ एक्स था, क्योंकि ऑसिलेशन का डायरेक्शन तो वही था ना, सेम लीनियर। और यहाँ पे क्या है, वेव हो रहा है आपके एक्स पे, जबकि वाइब्रेशन हो रहा है वाई पे, इसलिए यहाँ पे वाई आता था वैसा। तो मैं आपको सिर्फ रिलेट भी करने की कोशिश करूँ, आपको याद आएगा तो आपको पता चलेगा ये और वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। वहाँ पे 5-1 5-2 था, यहाँ पे 5-1 को समझो 0 ले लिया है और 5-2 को 5 ले लिया है वैसा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे y1 प्लस y2, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, अब इसको आप पढ़ेंगे साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको y ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos phi साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन phi cos ओमेगा टी। अभी साइन ओमेगा टी के दो टर्म्स हैं, तो उनको हम साथ में a1 प्लस a2 cos phi साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये क्या है, a2 साइन phi इनटू cos ओमेगा टी। मैं आपको सिर्फ याद दिला, उधर अगर आपका टेक्स्ट बुक देख लीजिए, वहाँ 5-1 5-2 था और यहाँ से 5, वहाँ पे हमने फिर है ना ये जो साइन के साथ वाला पार्ट है ना उसको लिया था r cos डेल्टा और इसको लिया था r sin डेल्टा, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। वैसा ही लेना, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, मगर यहाँ कैसा लिया है, इसको लिया a cos थीटा और इसको लिया हुआ a sin थीटा, वैसा लिया, दैट्स ओके। तो इधर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस a sin थीटा cos ओमेगा t। y इज इक्वल टू a कॉमन sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। यही तो था, उधर भी यही था, उधर डेल्टा था, बस इधर फाई है। मिल गया ना भाई, हो गया। That's your resultant displacement, या amplitude, whatever amplitude. A sin, तो इसमें linear SHM, it's an equation of a linear SHM. Same चीज था, उधर 5-1 माइनस, इधर डेल्टा था, इधर r था, इधर a, इधर phi है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा हुआ है, वो थोड़ा ट्रिकी था, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। फिर हमें याद है r निकाला था, डेल्टा निकाला था, यहाँ पे हमको phi तो नहीं निकालना, phi तो है, हम a निकालेंगे। a कैसे निकालेंगे, वो ऐसे ही जैसे वहाँ किया था, a कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपके पास ये दोनों है, मैं दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करता हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग करता हूँ। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसको a प्लस बी तो होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 cos phi plus b square, that is a2 square cos square phi plus इसका स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या है, अंदर तो आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है ना, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi plus a2 square is common, cos square phi plus sin square phi, a square ये तो 1 हो गया भाई, a1 square ये भी 1 है, a2 square plus 2a1 a2 cos phi, a is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। उधर क्या था मालूम है, ऑसिलेशन में r इज इक्वल टू r a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos phi1 माइनस phi2, क्योंकि वहाँ फेज डिफरेंस 5-1, यहाँ पे फेज डिफरेंस 5 है तो 5 में आया, हो गया। फिर स्पेशल केस वहाँ भी क्या था, स्पेशल केस यहाँ भी है, स्पेशल केस इधर भी भाई, स्पेशल केस
या केस. इफ योर फाई इज 0 डिग्री, फाई डिफरेंस 0 है, सिंपल क्या हो जाएगा, मतलब फेज डिफरेंस 0 है, नो फेज डिफरेंस, दे आर इन फेज. तो cos 0 1 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 इज 1. तो भाई ये तो बन गया रूट ऑफ a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ स्क्वायर कट गया, तो a1 प्लस a2. फिर इसमें स्पेशल में हमने स्पेशल किया था, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a तो ऑलरेडी है, तो कुछ और लेना पड़ेगा. तो a1 अगर a2 हो जाएगा तो ये तो 2a हो जाएगा. या कुछ नया सिंबल देते हैं हम लोग को, लेट्स से a वाले r ले लेते हैं ना. तो a क्या हो जाएगा, a तुम्हारा a हो जाएगा r प्लस r 2r. मतलब ये तभी होगा जब दोनों सेम हो, नहीं तो नहीं. अच्छा, दूसरा स्पेशल केस, अगर पाई है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो cos 180 आएगा. व्हाट इज cos 180? -1. a will be equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into -1. So this is root of a1 minus a2 the whole square, which is a1 minus a2. ये था उधर भी भाई, ये सेम था उधर. अच्छा, अगर a1 a2 इक्वल है तो if a1 is equal to a2 तो this will be 0. ये अभी तो दिखाया था मैंने डायग्राम में, याद करो. क्रेस्ट और ट्रफ फेज डिफरेंस फाई है, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, लाइन फ्लैट हो जाती है. तो यही है वो, एम्पलीट्यूड बिकम 0. सो दिस इज योर डेरिवेशन अबाउट दिस टॉपिक. इस टॉपिक में एक और चीज ऐड हुआ है, दैट इज इंटेंसिटी, जो लास्ट टॉपिक में नहीं था. ऑसिलेशन में इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन वेव में बनता है. वेव में बनता है इंटेंसिटी. जैसे लाइट होती है, ब्राइट डार्क, साउंड होता है, हाई साउंड मतलब आवाज़ ज़्यादा है कम है, तो उधर ये सब किससे रिलेटेड, इंटेंसिटी से रिलेटेड है. तो वेव्स में इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जाता है. अब इंटेंसिटी का क्या कंसेप्ट है, इंटेंसिटी का कंसेप्ट ये है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है. तो अगर कोई आपसे पूछे भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, सपोज साउंड की बात करो, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है, a1 प्लस a2 का स्क्वायर, क्योंकि ये मैक्सिमम है 0 फेज डिफरेंस में. और कोई पूछेगा कि सर मिनिमम कितना होगा, मिनिमम तो दैट बी a1 माइनस a2 का स्क्वायर. आप पूछेंगे सर मगर आपने तो 0 लिखा है, 0 कब होगा, स्पेशल केस में, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम होगा तो, नहीं तो फिर a1 माइनस a2 है. ये तो 0 कब होगा, जब दोनों, यहाँ पे हमने अज्यूम किया था, यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था तो हो गया. अगर सेम नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, तो डिफरेंस होगा, जो भी बनता होगा. तो ये एक्स्ट्रा चीज है आपको, जो इंटेंसिटी है वेव्स में, जो ऑसिलेशन में नहीं था. ये आप पहली बार देख रहे हैं वेव्स में, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव. याद रखिएगा, इंटेंसिटी लाइट में भी आप पढ़ने वाले इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मैक्स और मिनिमम. और कोई जनरल पूछे तो फॉर्मूला सर जनरल, भाई जनरल तो सिंपल है, जनरल तो फिर आप ये लेंगे ना, इसका स्क्वायर. अगर मैक्स और मिनिमम में सिर्फ आई पूछा है तो आप इसका स्क्वायर लेंगे, तो रूट हट जाएगा, तो इसका प्रोपोर्शनल. सिंपल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोग्रेसिव वेव्स एंड द सुपरपोजिशन वेव्स. इस पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और टॉपिक को ख़त्म करने के लिए. और इसका नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो है स्टेशनरी वेव्स. वो प्रोग्रेसिव वेव का काउंटर होगा, स्टेशनरी वेव्स. लेकिन पहले हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है. ओके, चलिए एक सम देख लेता हूँ. अनसॉल्व्ड सम है, मतलब टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पीछे का. द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, y is equal to 0.2 sin 4 pi t upon 0.08 minus x upon 0.8. इसको और अच्छी तरह लिखेंगे तो 4 pi को अंदर डाल दीजिए, 4 pi upon 0.08 t minus 4 pi upon 0.8 into x. अब इसको आप किससे कंपेयर करेंगे,
अपना मैथमेटिकल इक्वेशन अभी मैंने बताया था, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। मैंने आपको kx माइनस ओमेगा t बताया, दैट्स फाइन, डायरेक्शन अलग होगा तो दिया। तो अब इसको आप देखिए ध्यान से, कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो आपको a मिल जाएगा 0.2 मीटर। भाई आ गया सी आंसर, तो ऐसे ही आ गया। आप बोले मीटर कैसे, क्योंकि ऐसा यूनिट बोला उन्होंने। तो देखिए मेरे को थर्ड आंसर तुरंत आ गया। अब मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अभी ओमेगा देखिए, ओमेगा इज कंपेयर करेंगे तो ये होगा 4 पाई अपॉन 0.08। ओमेगा का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी में 2 पाई एन, 4 पाई अपॉन 0.08, ये कटेगा 2 टाइम्स, सो 2 इंटू 100 अपॉन 8, 2 4 जा 425 जा, हो गया 25 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी भी आ गया। तीसरा के 4 पाई अपॉन 0.8, के मैंने आपको ही बताया 2 पाई बाय लैम्बडा, 4 पाई अपॉन 0.8, 2 जा लैम्बडा उधर जाएगा, उल्टा आएगा, 0.8 अपॉन 2 इज इक्वल लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल 0.4 मीटर। इजी था। अगर आपको ये चीज मालूम है तो सब में कुछ नहीं था, 2 मार्क का या 3 मार्क का, जो भी मार्क का सो था नहीं, लेकिन आपको कंपेयर करना आना चाहिए। एक और सम देख लेते हैं। ओके चलिए एक और सम देख लेते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे। बोला है 2 साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ, दोनों का सेम स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। उनकी फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है 540 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस। मैंने आपको बोला ये सिंबल यूज कर सकते हैं। एक पार्टिकल, एक पॉइंट इधर है 3.5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, एक है 3 मीटर, मतलब आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। They have given you the path difference, that is delta x, 3.5 minus 3, 0.5 मीटर दिया आपको डेल्टा x, आपको डेल्टा 5 पूछा और बोला दोनों सेम फेज में है। अब मैंने आपको रिलेशन क्या दिया था, आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब डेल्टा x, सपोज आप डेल्टा 5 पूछा है तो डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा x, मतलब फेज है तो यहाँ फेज आप 2 पाई लिख सकते हैं और लेंथ है तो लैम्बडा लिख सकते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं। अब आपको ये पूछा है डेल्टा x है 2 पाई जो मालूम है, लैम्बडा नहीं मालूम है, पहले हम लैम्बडा ढूंढेंगे। अब लैम्बडा कैसे ढूंढेंगे, v इज इक्वल टू n लैम्बडा है फॉर्मूला अपने पास है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव का। तो ये है 330, फ्रीक्वेंसी 540 इनटू लैम्बडा, सो 330 अपॉन 540 इज इक्वल टू लैम्बडा, ये कट गया 3 11 जा एंड 3 8 जा, सो लैम्बडा इज 11 अपॉन 80 हर्ट्ज। लैम्बडा ढूंढने की जरूरत नहीं, ऐसे रख देते हैं, अभी हम लोग जाते हैं अपने से। सो डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। डेल्टा 5 तो पूछा है, डेल्टा x है 0.5, 2 पाई बाय लैम्बडा अपने पास है 11 अपॉन 80, 18 ऊपर चला जाएगा, डेल्टा 5 इज इक्वल 2 पाई इंटू 0.5 इंटू 18 अपॉन 11, तो 0.5 18 का आधा 9 हो जाएगा, 2 पाई इंटू 9 अपॉन 11, 18 अपॉन 11 पाई। तो उन लोगों ने आंसर मेरे ख्याल से पाई में ही छोड़ दिया है कि नहीं। तो वी आल्सो वी का आंसर उन्होंने जैसा फॉर्म में दिया है 1.64 पाई रेडियन। फेज मतलब रेडियन होता है। देखिए इसमें क्या था, कुछ था नहीं, ये चीज आपको मालूम है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज मालूम है तो आपको पता है आपके पास डेल्टा x है, आपके पास 2 पाई, आपको लैम्बडा निकालना है, लैम्बडा के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें, हो गया सब। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है जहाँ पे हमने वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसका इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव का और एक बार सम देखा है। नेक्स्ट वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज स्टेशनरी वेव्स, उसी के बहुत एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में होगा। मैंने आपको एक नया कंसेप्ट वेव का इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मैंने बोला नया फिजिक्स हम सीख रहे हैं आज से। तो आई होप आपको वेव समझ में आएगा, दिमाग में एकदम क्लियरली, आपको बहुत काम आएगा आगे वाले चैप्टर्स में। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।